प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। यहाँ शिवराम नथुजी टाक हॉस्पिटल में एज ए डॉक्टर मेरी पोस्टिंग हुई सन 78 में। वहाँ पे पास में ही एक मयूर क्लब की हमने स्थापना की। वहाँ पे नारायण सिंह जी और मैं सोशल वर्क में आते थे वहाँ पे। और नारायण सिंह जी उस वक्त जो है नए नए सरपंच बने थे अपने गांव में। और यहाँ उस गांव में जब वो आए तो लोगों ने उनकी अफ़ीम की जो है मुनवार की, जो हमारी एक हथई कहलाती है, अफ़ीम के अंदर हर गला पश्चिमी राजस्थान में एक प्रचलन है, कोई भी नया आदमी आओ तो या उसका स्वागत जो अफ़ीम से होता है। तो उनका भी स्वागत हुआ। तो उन्होंने यहाँ पे कहा भैया ये तो मैं लेता नहीं और मैं इसको छुड़ाऊँगा। तो गांव वालों ने बड़ी उनकी ऐसे हंसी की और एक व्यंग्यात्मक हंसी उनके ऊपर किया कि ये आज तक कभी हुआ नहीं है और अफ़ीम छूटेगा नहीं। तो उन्होंने कहा भैया या तो मैं सरपंच रहूँगा या तुम्हारा अफ़ीम छुड़ाऊँगा। तो उन लोगों ने हथाई पे कहा ठीक है, फिर आप सरपंच कुछ महीने ही रहोगे, अफ़ीम तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। रंग रंगीला ठाकर दशरथरा कवरा भुज रावणरा भोंगिया आजीजा भंवरा। रंग रंगीला ठाकर दशरथरा जायो भुज रावणरा भोंगिया मिल दो भाइयों। सुगण आई ब्याह में ओडन संगो सीर पल में भोणु जिमावियो रंग रंग तीर। गांव वालों के आग्रह पर सरपंच बनना स्वीकार किया। और जब मैं सरपंच बना तो मैंने मेरे गांव का राजनीति के माध्यम से कुछ विकास करने की बात सोची। परंतु उसी समय एक ऐसी योजना जिसको अंत्योदय योजना के नाम से जाना जाता है राजस्थान में लागू हुई। और उस योजना का उद्घाटन मेरे गांव में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ने आकर के किया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और वो योजना निश्चित रूप से सचमुच इतनी कारगर योजना लगी मेरे को कि जो देश समाज का सबसे बड़ा अभाव और गरीबी का जो मामला है, पहली बार गरीब को आइडेंटिफाई किया गया उसके घर जाकर। किसने किया? हमने, ग्रामीणों ने किया, मैं साथ में था। गरीब जो सचमुच गरीब है उसको ऊपर उठना वो चाहता है, हम उसको उठाना चाहते हैं। सरकार उसको इमदाद वो दे रही है जिसके कारण वो उठ सके, और देने वाले हम, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं। तो मुझे लगा कि अब कोई कारण नहीं रहेगा कि गरीबी इस देश से या इस मेरे गांव से कम न चली जाए। तो ये सोचकर मैंने इस योजना में अपना आप को पूरा झोंक दिया। और जब देखा 6 महीने बाद में कि जिन लोगों ने ये कहा था कि हमको 30 भेड़ दिलवा दीजिए, और निश्चित रूप से 30 भेड़ कोई एक आदमी रखता है तो उसके आजीविका का पूरा साधन बन सकता है। 10 बकरी कोई रखता है तो उसके आजीविका का साधन बन सकता है। एक बैल और छकड़ा, कोई ऊँट और छकड़ा रखता है, 2 गाय रखता है, तो उससे इस यहाँ की जो इकोनॉमी है उसमें वो कमाने जैसा हो सकता है। परंतु जब 6 महीने बाद में मैंने फॉलोअप किया तो ये पाया कि वो आधी से ज़्यादा भेड़ें और बकरियाँ और गायें बेच चुके थे 6 महीने में ही, क्योंकि वो लोग अफीमची थे। तो मुझे लगा कि कोई भी योजना जब तक इस जड़ में जो दीमक लगा हुआ है इसका जब तक इलाज नहीं किया जाएगा
तब तक किसी प्रकार की कोई योजना जो आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से किसी मनुष्य को ऊपर उठाना चाहती है और लागू नहीं होगी। तो मैंने उन जो गरीब लोग थे मेरे ही गांव के, उनमें से 10-11 लोगों को, 15 लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे थे, उनको ये सोच के चाहा कि ये अगर अफीम छोड़ दें तो निश्चित रूप से ये इनका अंत्योदय हो जाएगा। आज 5 रुपये रोज़ के वो खर्च कर रहे हैं। 5 रुपये रोज़ के, 10 रुपये रोज़ के उस समय खर्च करते थे, आज से 12 साल पहले। और 5 रुपये रोज़ के अगर वो बचा लें तो वो कंज्यूमर सरप्लस जो है, जो खर्च होने वाला था वो बच गया। अगर वो कुछ भी नहीं करें तो भी 5 और 10 रुपये के बीच में उन्होंने रोजाना का आमदनी कर ली। तो ये आइडिया लेकर के, विचार लेकर के मैंने इसमें सोचा कि इस काम को किया जाए। तो 79 के अंदर हम लोगों ने ये पक्का निश्चय कर लिया कि एक कैंप लगाया जाए और ये कैंप अपन जल्दी से जल्दी लगावें। आज उसी जगह पे मैं खड़े होकर आपको बता रहा हूँ कि इसी जगह पे हमने पहला कैंप लगाया और मैं दवाइयाँ मांग के लाया और नारायण सिंह जी जो है खाना मांग के लाए। इस तरह से इस कैंप की शुरुआत हुई। और एक पीछे जो ये आप देख रहे हैं, एक जो मकान, इस मकान के मालिक को उन्होंने कहा कि भाई हमको 10 दिन के लिए मकान दे दो तो हम लोग यहाँ कुछ एक कैंप लगाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, ये मकान हम आपको दे देते हैं। तो यहाँ बाहर में एक टेबल और एक कुर्सी मांग के नारायण सिंह जी लाए और मेरे को बिठाया कि मैं वहाँ से अंदर से गाँव के पेशेंट को लेके आता हूँ, जब तक आप यहाँ बैठिए और पेशेंट आए उनको एग्जामिन करें। मैंने उन पेशेंटों को, 1-2 पेशेंटों को वो लेके आए, उनके पीछे पीछे उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे, उनके वाइफ वगैरह आए और कहा भैया डॉक्टर साहब ये आप मारने के लिए हम लोग यहाँ नहीं हैं और आप इनको तो वापस हम लेके जा रहे हैं। नारायण सिंह जो कहते हैं ना, हमको कोई कैंप नहीं लगवाना है। इस तरह से दिन भर 24 घंटे में 4 पेशेंट आते और 4 चले जाते। दूसरे दिन नारायण सिंह ने कहा आप फिर एक सुबह का ट्राई करते हैं। तो सुबह नारायण सिंह जी और मैं फिर आए, मेरे को यहाँ बिठाया उन्होंने, कहा आप टेबल कुर्सी पकड़ो और मैं गाँव में जाता हूँ। फिर नारायण सिंह जी, क्योंकि यहाँ के सरपंच भी थे, मौजूद आदमी भी थे और बाईकास्ट राजपूत भी थे, तो उन्होंने एक लठ लिया, लकड़ी जो लठ का, और गए गांव में और पेशेंट्स वगैरह को जो इनको जो थे कहा कि आपको चलना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। पहले कैंप में हमने 16 पेशेंटों को एडमिट किया, उसमें से 5 दूसरे दिन चले गए। 11 पेशेंट हमारे पास थे और 11 के 11 आज भी कामयाब हैं। उसमें बीच में क्या होता था, यहाँ जो साइट थी जैसा आप देख रहे हैं कि पेशेंट को 5वें-6ठे दिन जो है, कभी दूसरे दिन भी, कभी तीसरे दिन भी हॉस्टाइल हो जाते थे और वहाँ पे हमारे को बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि हमारी जो साइट जो हमको मिली थी, यहाँ पास में एक कुआं है, रेलवे लाइन है, मेन रोड हमारे यहाँ सामने से निकलती है। तो रात को जब पेशेंट हॉस्टाइल हो जाते थे तो कभी कभी कोई जाके ट्रेन के सामने सो जाता था। तो नारायण सिंह जी जो अकेले रात को, एक ऐसे सोशल वर्कर मेरे पास थे, हमारे कैंप में थे, वो नाइट भर यहाँ घूमते रहते थे लाइन पे। एक कुआं था, कभी कोई कुएँ के पास जाके सो जाता था, तो वो रोज़ रात को हर 15-20 मिनट बाद जाके कुएँ को देखते थे, कोई कुएँ में गिर तो नहीं गया या कोई सो तो नहीं रहा है या वगैरह है। कभी वो जो मेन रोड पे जाके देखते थे कि वो पेशेंट रोड पे चल तो नहीं रहा है। इस तरह से ही हम लोगों ने जो है 11 जो पेशेंट हमारे पास उस कैंप में 79 में फर्स्ट कैंप में थे, उन लोगों को हमने छुड़ाया और वो कैंप जो था हमारा, जो 100% उसकी सक्सेस रेट रही। निश्चित रूप से पहले कैंप की सफलता ने कालांतर में मुझे बहुत प्रभावित किया, परंतु पहले कैंप की जो समस्याएं थी उसने मुझे दुखी भी बहुत किया और वो कष्ट जो थे उसने मेरे को मेरी इस इच्छा का जो जोश था, जो उसको एकदम झकझोर कर रख दिया और ये हुआ कि ये काम फिर से नहीं करना। परंतु सच बात तो ये है जो आपने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, उसकी जो सफलता थी उसने फिर विवश किया कि इन 11 घरों में, जो उसमें घरों में दिए बुझ गए थे, जिनमें आर्थिक रूप से वो बिल्कुल गिर गए थे, उनमें अगर नई रोशनी आ सकती है, नई जिंदगी आ सकती है, तो अपने को वो कष्ट उठा करके भी ये काम करना चाहिए। और जब और लोगों की मांग हुई कि हमको भी छुड़ाया जाए, तो हमने दूसरा कैंप किया लगभग 12 महीने बाद में, 1 साल बाद में। वो इसलिए कि कुछ भ्रांतियाँ थी कि अफीम लेने वालों को छुड़ाने पर 6 महीने के अंदर तो खून का पानी हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। कोई ऐसा नहीं हो कि हम ऐसा कर लें। तो लगभग 1 साल तक हमने उनका फॉलोअप किया और देखा कि उनके शरीर में, पैसे से, घर में सब आराम हो गया है। तब सेकंड कैंप हमने फिर किया। और इस तरह कैंपों का सिलसिला चल पड़ा। ये वो पवित्र जगह है जहां कई साल डी एडिक्शन का कैंप लगता रहा। अनेक लोगों को इस स्थान पर नशा मुक्ति मिलती रही। इन कैंपों से जुड़ी उस नर्स को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसके जीवन का मकसद व्यसनी भाइयों बहनों को नशा मुक्त करना था। मेरा भाई भी अफीम खाता था, मेरे से बड़ा था और उसी केसी में डेथ हुई।
और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई, मैंने ये काम देखा तो मुझे मेरी इच्छा हुई कि अगर 15 साल पहले अगर ये होता तो मैं अपने भाई को बचा पाती, लेकिन अपने भाई को नहीं बचा सकी। ये भी मेरे भाई हैं, अगर इनको बचा सकूँ तो हो सके मेरे जैसी बहनें और दुखी न हो और उनकी माँ अपने बेटे ने खोए। सेवा और दिखावा, एक सेवा सेवा के लिए होती है, एक सेवा दिखावे के लिए होती है। चाहे जो भी संस्था हो, जिसमें दिखावा होगा वो सेवा से 100 कोस दूर है, और जिसमें सेवा होगी उनको दिखावे से कोई खास लेना देना नहीं। अपवाद रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि सारी संस्थाएं सेवा करती हैं, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी संस्थाएं दिखावा करती हैं। परंतु आज के युग में जैसा माहौल बना है, फोटो की जो संस्कृति बनी है कि एक आदमी कुछ भी नहीं करके मामूली सा एक बैनर लगवा करके, ऐसी भी संस्थाएं हैं, ऐसी भी क्लब्स हैं जो बैनर दे देगी आपको, कुछ पैसा दे देगी, और समापन वाले दिन उस मरीज के पास में आकर के खड़े होकर के एक सेव दे करके उधर बीबी को खड़ा कर देगी, बीच में पप्पू को खड़ा कर देंगे, एक तरफ खुद खड़े हो जाएंगे और ड्राइंग रूम में सजाने के लिए फ़ोटो करवा लेंगे। परंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो न नाम चाहते, न फोटो चाहते, न पद चाहते, पर काम हो, ऐसे लोग भी मुझे तो मिले हैं। क्या नाम है तुम्हारा? उदाराम। उदाराम। कौन सा गांव है? साईं सर। कौन सा जिला है भाई? बीकानेर। साईं सर, बीकानेर है। कितना अमल खाते हो? 3 किलो डोडा। आधा किलो, आधा थोड़ा रोज का हो गया अमल। आधा थोड़ा रोज। कितने साल से खाते हो भाई? 10। ठीक, 10 साल से खाते हो। अब क्यों छोड़ना चाहते हो? अब छोड़ना चाहता हूँ। क्यों? सिंह कौन सी चीज? जजरी। तो अभी क्या फायदा हुआ, नुकसान हुआ? तो नुकसान हुआ, फायदा नहीं। तो छोड़ना मुश्किल होता है। छोड़ दी। छोड़ दोगे? बड़ा तकलीफ होगी, सहने चलेगी, शरीर दुखेगा, नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आई तो 10-15 दिन खोटा भूग ले। भूग लोगे? पक्की बात? पक्की। ऐसा तो नहीं छोड़ के फिर वापस खाने लग जाओ? गारंटी? गारंटी। देखो ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा? यहाँ कैसे आए तुम? छोड़ रहे जन्मों के ठीक है, रही है 7 दिन छोड़ दी। कितना आदमी तुम्हारे गाँव के छोड़ के गए? 3 दिन गए। तीनों ठीक है? नशे से मुक्ति के लिए नारायण सिंह ने कई तरह के विभाग बनवा रखे हैं। जिस तरह का मरीज उसी प्रकार का उसका इलाज। हाँ भाइयों, अब आप यहाँ नशा छोड़ने के लिए आए हैं अपनी इच्छा से। आज आपका इलाज शुरू होने जा रहा है। आपके पास जो कोई भी नशे की चीज़ हो, अफीम, हीरोइन, गांजा जो भी है, वो अपनी इच्छा से इस हमारी इस थाली में डाल दें। अपने ईश्वर को याद करके, अपने ईश्वर को याद करके जो भी आपके पास सामान है, नशे की चीज़ें, वो डाल दीजिए। डाल दिया आपने? आप भी डाल दीजिए। आपने भी दे दिया? जो मैं सुधार कर दिया बिल्कुल। इसी क्रम में पिछले वर्ष इस केंद्र ने 98 व्यक्तियों को नशा मुक्त किया था। इन व्यक्तियों में 73 व्यक्ति अफीम के, 19 व्यक्ति डोडा के और स्मैक तथा मॉर्फिन के क्रमशः 5 और 1 व्यक्ति का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। इस भवन में 20 बाई 20 के 6 कमरे, 4 स्नान गृह और 4 शौचालय मरीजों के लिए बने हैं। तो आपने 8 साल ये लिया था नशा? अफीम लिया था। तो अब ये छोड़ने का विचार कैसे आया आपके दिमाग में? तो ऐसा ही दिल में भावना छोड़ने की कि मैं कभी कोई काम करने की तैयारी करता था नहीं, तो वो काम आज करना था, वो काम 5 रोज में नहीं होता। इतना अर्श बढ़ गया शरीर पे। मतलब कि शरीर आपका ज़्यादा सुस्त रहने लग गया। तो इसी वजह से या और कोई वजह थी आपकी छोड़ने की? और घर में
सब कुरकुराट कर रहे थे कि वो काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कुआ नहीं देखा, फार्म नहीं देखा, तो ट्रैक्टर नहीं संभाला, वो नहीं किया। मतलब ये नशा लेने की वजह से आप जो है ये कमजोरी आ गई, पारिवारिक उत्तरदायित्व तो उसको भी अच्छी तरह से नहीं निभा पाते, शरीर भी सुस्त रहने लग गया आपका। शरीर तो बहुत सुस्ती रहता 24 घंटे ही। इसमें मतलब कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे अभी पीछे जो 10 दिन थे उसमें दवाई दे के करके जो आपका अफीम खाते थे आप, उसका जो जहर था शरीर के अंदर वो तो एक ढंग से ख़त्म कर दिया है। अब ये शरीर में जो थोड़ी बहुत थकावट है, ये तो एक छोटी मोटी बीमारी होती है, उसके बाद भी अपने को हो जाती है कि चक्कर आना है या कमजोरी आ जाती है। तो जब आप घर जाओगे उस समय अच्छी डाइट लोगे, अच्छा खाना खाओगे, या जो आप खाते हो उसे थोड़ा बहुत घी भी खाओगे करोगे तो उससे मजबूती आ जाएगी। तो वो तो ऐसे कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। या आपके दिमाग में अगर कोई ऐसा वहम पड़ गया है, या जैसे लोग डाल देते हैं कि अफीम खाने के बाद में, छोड़ देने के बाद में कभी पोलियो हो जाता है या आदमी मर जाता है या कोई और बीमारी हो जाती है, तो ये तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आज तक हज़ारों लोग छोड़ के गए हैं और आगे आप लोग भी देख लेना, कुछ नहीं होता है इससे। और जहाँ तक आपको ये है कि घर की याद आती है, तो हमेशा तो यहाँ आपको रहना नहीं है। यहाँ आपको इसीलिए रखा गया है कुछ दिन कि अभी आप लोगों का दिल कमज़ोर है, क्योंकि पहले आप जो थे वो समाज से सामना नहीं कर पा रहे थे। कोई आपसे रिश्ता लेकर के आता है या कोई गांव का और फंक्शन होता तो उसमें ज़्यादातर होता है कि आप छोड़ते कि नहीं रहने दो, क्योंकि अफीम खाते। अब जब अफीम का नशा होता है उस समय ढंग से आप बात नहीं कर सकते हो, अपने आप को मतलब समाज के लायक नहीं समझते हो कि मैं कुछ बोलूँगा, बोल रहा कुछ और निकल जाएगा मेरे मुँह से कुछ इस ढंग के। तो आपको आपका आत्मबल बढ़ाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। भाइयों, आपको संबोधन करते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। ये जिस देह को आप धारण करके बैठे हो, जिस योनि में आप हो, ये मनुष्य योनि है। और ये मनुष्य योनि, ऐसा धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 84 लाख योनि के बाद में एक बार आदमी को मनुष्य जीवन मिलता है। इस संसार में जितने प्राणी हैं उन सब में आत्मा है, चाहे वो जानवर हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, कुछ भी हो, उसमें एक प्राण है, आत्मा है। और ये आत्मा अपने जीवन की, अपने इस सृष्टि का चक्कर काटते काटते काटते, कुत्ते से गधा, गधे से ऊंट, ऊंट से चिड़ी, कमेड़ी बनते 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 एक बार आदमी की योनि मिलती है। मनुष्य है जिसने चांद पे पहुंचने की बात की, मनुष्य है जिसने जो कुछ दिखता है वो धरती पर लाके दिखा दिया। अगर भगवान की कल्पना है तो मनुष्य है जिसने भगवान को धरती पर लाकर खड़ा कर दिया। मनुष्य ही वो चीज़ है जो जो चाहे वो कर सकता है। आप इंसान होते हुए भी जानवर से भी बदतर हो गए। किसने किया? भगवान ने नहीं किया, प्रकृति ने नहीं किया, किसी दूसरे ने नहीं किया, समाज ने नहीं किया। आपने स्वयं ने अपने आप को इस लायक बना दिया। आपकी अपनी कमजोरी, आपके अंदर बैठा हुआ जो बुरा तत्व है, जो राक्षसी प्रवृत्ति है, उसने आपको इस ओर पहुंचाया और आज आप इस रूप में पहुंच गए। इसमें के बारे में एक तो बहुत कॉस्टली पड़ती थी, एक तो इसमें पैसा वेस्ट होता था, दूसरा बात शरीर का नुकसान होता था। और हमारा घर जैसे अगरबत्ती का बिजनेस है, तो अगरबत्ती में बाहर सप्लाई करने जाता था, तो जैसे मैं माल लेके जाता था 10 पेटी, तो मेरे को पता रहता था ये 3 रोज में माल ख़त्म हो जाएगा। बाई चांस 3 रोज में अगर 10 पेटी की जगह 6 पेटी ख़त्म हुई, 4 पेटी मेरे पास माल बच जाता है बाई चांस, तो मैं इसमें तो 3 रोज की पीने के लिए जाता था, 4 पेटी वहाँ बचती थी, तो मैं बिना इसमें पिए काम नहीं होता मेरे से, तो मैं उस 4 पेटी की माल को वहीं छोड़ के वापस जयपुर आता था। अभी मैं जयपुर रहता हूँ, उस 4 पेटी माल को छोड़ के वापस जयपुर आता था। जयपुर इसमें खरीद के मैं इसमें वहाँ से लेके वापस इसमें पीने के बाद वहाँ माल बेचने जाता था। तो माल में जितना प्रॉफिट नहीं होता था उतना खर्चा हो जाता था। नशा छुड़वाते समय इन व्यसनी भाइयों को बहुत प्यार और दुलार से रखा जाता है। इन्हें हर समय सांत्वना दिया जाता है ताकि इनका आत्मबल बना रहे। और कौन दुखे बड़े? छाती कौन दुखे? थोड़ी दुखे? हैं? पेट में दुखे? और जी हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, हैं?
घबराओ मत, घबराने पर कहीं नहीं वाला। हमारा ठीक कर दे, हाँ हमारा ठीक कर दे। ये ना रे वाह, हो जा हो जा हो जा हो जा। अफीमचियों के बीच में उठना बैठना था, उन लोगों ने मेरे को सिखा दिया। मैंने करीब 8 साल खाया। 8 साल खाने के बाद परिस्थिति बिगड़ने लगी, तो फिर दिमाग से सोचा, मैंने कहा अगर इस रास्ते पे चले जाएंगे तो वो पीछे भविष्य खराब होगा। तो हमारे यहाँ कुछ लोगों ने बताया कि जोधपुर में मालिक किला में नारायण सिंह जी कैंप लगाते हैं, वहाँ अफीम छुड़ाते हैं। तो इस विषय में हम यहाँ पधारे हैं। अब क्या महसूस करते हो? अब हमारी अफीम जो है छूट गई। पक्की बात? पक्की बात। कैसे छूटी? क्या तकलीफ हुई? क्या नहीं? कोई तकलीफ नहीं हुई हमको। बिना तकलीफ थोड़ी छूटती है। जो 19-20 तकलीफ होती है वो कोई खास तकलीफ नहीं है। हाँ। अब क्या सोचते हो वापिस जाने के बाद खाने का बारे में? कब शुरू करोगे? नहीं करेंगे साहब शुरू। हाँ? नहीं। कैसे विश्वास करें तुम्हारा? विश्वास, हमको विश्वास है अपना। क्योंकि मेरे धरती की समस्या जो थी वो अफीम था, और जब अफीम का किया तो ये जितने मादक द्रव्य हैं कुछ को छोड़कर, जो गोली के रूप में या दवाइयों के रूप में है, उसके अलावा जितने द्रव्य हैं वो सब, जैसे स्मैक है, आपका हीरोइन है, ये सब अफीम से ही बनते हैं। हर आदमी की सोच अलग अलग है और उसके एक आदत ऐसी पड़ गई है जो जिसके वशीभूत होकर उसको ये काम करना पड़ता है। उसमें कोई बुद्धि की कमी नहीं है, बुद्धि उसमें उतनी है जितनी आज एक आम आदमी में होती है, परंतु एक आदत के कारण वो खराब हो गया है। और उस आदत को हम मनुष्यता के आधार पर उसमें सेवा, निस्वार्थ सेवा, उससे प्रत्युत्तर में कुछ भी नहीं चाहिए और अपनत्व दे करके अब उसमें एक अपनत्व पैदा करते हैं, जिससे उसमें ये ताकत पैदा होती है कि भाई इसको हम छोड़ सकते हैं। ओम जय जगदीश हरे ओ स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तो गावे फल पावे दुख बिन से मन का। ओ स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। भाइयों, आज आपको ये कुमकुम का तिलक और आपके बाल पर अक्षत लगाकर
मैं आपको शिविर के समापन पर विदाई नहीं दे रहा हूँ। सही बात यह है कि आज शिविर समाप्त नहीं हो रहा है। हकीकत यह है कि आज जीवन का शिविर शुरू हो रहा है। मैं आज आपको ये तिलक लगाकर एक ऐसे महायुद्ध में भेज रहा हूँ, इस ऐसे संग्राम में भेज रहा हूँ जो आज के बाद में आपके जीवन में चलेगा। वो युद्ध ऐसा है जिसमें सबसे पहला शत्रु आपका अपना मन होगा। जब कभी आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका मन हिलेगा तब वो हमेशा आपको गलत रास्ते पर, आपके जैसा मैंने आपको कहा, आपके अंदर बैठा हुआ रावण, आपके अंदर बैठा हुआ राक्षस आपके उस राम को हराने की कोशिश करेगा, वो संग्राम में आपको पछाड़ने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहला दुश्मन आपका मन होगा। उसके बाद में आपके साथी और संगी होंगे और आप यहाँ पर अपनी उम्र बढ़ाने के लिए एक संकल्प लेकर के, एक तपस्या करके, एक जीवन लेकर के जा रहे हैं। संघर्ष होगा उस मृत्यु तत्व का और अमृत का। इस संघर्ष में आपको विजयी होना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है।